हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं DSSB की टीचिंग एप्टीट्यूड की PYQ सीरीज सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इसमें 2026 में जितने भी एग्जाम हुए थे, TCT के हुए थे एंड PGT के हुए थे, ठीक है, उनके PYQ हैं। जब इनके कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 2025 के एक वीडियो में 4-4-5-5 क्वेश्चन पेपर कवर करा दूंगी, जिससे कि जल्दी हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ GK GS की भी PYQ सीरीज चल रही है, जो PYQ ही हैं, ठीक है। और ये सिलेक्शन सीरीज है, इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं मैं उनको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको ये सारी सीरीज हैं जो PYQ, ये बहुत हेल्पफुल है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। गाइज, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और कमेंट में बता दिया करो कि क्लास कैसी लग रही है। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पर आपको GK GS के PYQ मिल रहे हैं, आपको जनरल हिंदी के भी PYQ मिल रहे हैं। आने वाले समय में रीजनिंग के भी PYQ लेकर के आने वाली हूँ मैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराई जा रही है, जो कि PYQ सीरीज़ हैं। ये सारे ही PYQ सीरीज़ हैं जो 2026 में हुए हैं एग्जाम, उनके हैं अभी। फिर मैं 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे उनको कराऊंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम चलते हैं, आज हम सॉल्व करेंगे PGT केमिस्ट्री टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि 17 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। शिफ्ट थी 9 to 12 PM। इसका क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का कौन सा दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं अधिगम गतिविधियों के चयन से पहले स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करने पर बल देता है। यानी ये बोल रहा है कि जो कंटेंट है और लर्निंग एक्टिविटीज है, इससे पहले कौन सा अप्रोच लगाया जाता है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण लगाया जाता है। तो देखो, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इस पर क्या है, बच्चे पर ध्यान दिया जाता है और उसकी आवश्यकताओं और रुचियों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में गतिविधि आधारित दृष्टिकोण क्या होता है कि जो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच यूज करना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या, कंटेंट और गतिविधि से पहले अप्रोच जो यूज होता है करिकुलम के डेवलपमेंट में, उसको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच नहीं लगाया जाता। प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण यानी प्रोसेस अप्रोच लगाया जाता है क्या? इसमें क्या है, प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लर्निंग प्रोसेस पर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। प्रोडक्ट अप्रोच, ये इसका करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। यानी कोई भी करिकुलम डेवलपमेंट है, उसमें कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज से पहले जो अप्रोच लगाया जाता है वो प्रोडक्ट अप्रोच लगाया जाता है। ये होता क्या है, ठीक है गाइस। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट था शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में पहले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं रुचियों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, गतिविधियों के माध्यम से यानी एक्टिविटीज के माध्यम से क्या है, लर्निंग कराई जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले स्पष्ट अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर क्या होता है, विषय वस्तु यानी कंटेंट, और फिर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फिर असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट अप्रोच में पहले कंटेंट से पहले एंड लर्निंग एक्सपीरियंस से पहले और असेसमेंट से पहले क्या है, स्पष्ट अधिगम उद्देश्यों को चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी मूल्यांकन रूब्रिक के निर्माण का कौन सा सिद्धांत सही है? यानी असेसमेंट रूब्रिक का निर्माण है जो होता है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल सही है? रूब्रिक विद्यार्थियों से गोपनीय रखी जानी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रूब्रिक की जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसका कुछ आंसर। रूब्रिक अस्पष्ट होना चाहिए ताकि लचीलापन बना रहे, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि रूब्रिक क्या है, स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है। अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, रूब्रिक में स्पष्ट और अवलोकनीय मानदंड होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन, क्योंकि रूब्रिक क्या है, स्पष्ट होने चाहिए और ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, ठीक है। रूब्रिक शुड फोकस ओनली ऑन फाइनल आंसर, तो ये नहीं है, अंतिम आंसर पर उसका फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या है, जो इफेक्टिव असेसमेंट रूब्रिक होता है उसमें क्या है, एक तो रूब्रिक स्पष्ट होना चाहिए और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट इन इफेक्टिव लेसन प्लान? यानी इसमें बोला है कि जो इफेक्टिव लेसन प्लान है उसमें अधिगम उद्देश्यों यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स और मूल्यांकन असेसमेंट के बीच संबंध को कौन सा कथन सबसे सही दर्शाता है? यानी पहले मूल्यांकन तैयार किया जाता है, फिर परीक्षा परिणाम के अनुसार उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है, क्या यह सही है? यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स और मूल्यांकन के बीच में जो संबंध है उसमें मूल्यांकन पहले तैयार किया जाता है पहले, फिर उसके रिजल्ट में परिवर्तन किया जाता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्यों को क्या है, पहले चुना जाता है, परीक्षा का परिणाम है जो वो बाद में दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है इसमें, अधिगम उद्देश्य और मूल्यांकन कक्षा में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो ये गलत है। ये इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन को अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जाता है।
ताकि यह जांचा जा सके कि अपेक्षित अधिगम परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। हम जब इफेक्टिव लेसन प्लानिंग बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है, मूल्यांकन है जो असेसमेंट है उसको किसके अनुरूप बनाया जाता है, अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट के अलाइन मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ताकि ये जांचा जा सके, ये मेजर किया जा सके कि अपेक्षित अधिगम है वो परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन था यदि मूल्यांकन अच्छी तरह बनाया गया हो तो अधिगम उद्देश्य आवश्यक नहीं है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही था कि जो इफेक्टिव लेसन प्लानिंग है उसमें क्या है, उद्देश्य, शिक्षण और मूल्यांकन के बीच में सामंजस्य यानी अलाइनमेंट आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन करेक्ट था। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंस में बुद्धि की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। यानी इसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस बताना है आपका किसमें, इंटेलिजेंस में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि अधिगम की गति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बुद्धि स्थिर होती है और इसमें परिवर्तन नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। बुद्धि स्थिर नहीं, फिक्स्ड थोड़ी होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस है जो। सभी विद्यार्थियों की बुद्धि समान होती है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों की बुद्धि समान नहीं हो सकती, ये भी गलत है। 4 ऑप्शन था बुद्धि का शैक्षणिक सफलता से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, बुद्धि प्रभावित करती है कि विद्यार्थी कितनी शीघ्रता और प्रभावी ढंग से सीखता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका अभिनय यानी रोल प्ले के माध्यम से हुए अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। यानी जब रोल प्ले होता है इसके थ्रू लर्निंग जो होती है, इसके थ्रू रोल प्ले के थ्रू, तो वो इसमें सबसे उपयुक्त उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, यानी अगर आप रोल प्ले कर रहे हो तो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स होता है उसमें, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, पेयर ग्रेडिंग बेस्ड ऑन पॉपुलरिटी यानी लोकप्रियता के आधार पर साथियों द्वारा अंक देना, ये भी गलत हो जाएगा। रोल प्ले के द्वारा क्या देखा जाता है, लोकप्रियता के आधार पर यानी उसकी पॉपुलरिटी कितनी, उसके बेस पर उसके जो साथी हैं वो ग्रेड देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत बहुविकल्पीय परीक्षा स्टैंडर्ड, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यानी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के द्वारा क्या होता है कि जो भागीदारी है यानी जो पार्टिसिपेशन है उसका वो किस तरीके से कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, कोलैबोरेशन कैसा हो रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, तो ये रोल प्ले के द्वारा ये असेस किया जाता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा आधारित मूल्यांकन यानी क्लासरूम असेसमेंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जब क्लासरूम असेसमेंट तैयार किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है, टू गाइड लर्निंग यानी अधिगम का मार्गदर्शन करना, विद्यालयों की तुलना करना, कंपेयर स्कूल्स, तो ये तो गलत हो जाएगा, टू स्कूल्स में कंपैरिजन करना या फिर विद्यार्थियों में कंपैरिजन करना, ये क्लासरूम असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो असाइन ग्रेड्स, केवल अंक ग्रेड यानी केवल अंक, जहाँ पर केवल वर्ड आ जाता है ना, ओनली, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है केवल नीतिगत औपचारिकता पूरी करना, तो ये भी सेटिस्फाई पॉलिसी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सारे ही गलत हैं। इसका है फर्स्ट ऑप्शन अधिगम का मार्गदर्शन करना यानी कि लर्निंग को गाइड करना। ठीक है, ये क्या होता है, क्लासरूम असेसमेंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पस। यहाँ आप डेफिनेशन दे सकते हो कि कक्षा आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देकर विद्यार्थियों के अधिगम को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिटेल में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन यानी असेसमेंट में निष्पक्षता, फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ओपन टेस्ट करना, वैलिडिटी एंड रिलिएबिलिटी, रैंडम चेक्स या लॉन्ग पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ रैंडम टेस्ट नहीं होगा, लॉन्ग पेपर भी नहीं होगा, वैलिडिटी ओपन टेस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं गाइज। देखो यहाँ पर केवल ओपन टेस्ट निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत था। सेकंड इसका सही था कि निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, हम अगर निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहे हैं यानी फेयर असेसमेंट कर रहे हैं तो इनके लिए जो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं वो वैलिड एंड रिलिएबल दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम 8 क्वेश्चन करेंगे। विषय वस्तु यानी कंटेंट के क्रम निर्धारण सीक्वेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। यानी जो कंटेंट है इसमें सीक्वेंसिंग के लिए
शैक्षणिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। स्टार्टिंग विद कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स टू चैलेंज लर्नर्स, यानी विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए जटिल विषयों से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये गलत है। हम कोई भी टफ टॉपिक से हम स्टार्टिंग नहीं करते हैं। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हम टफ टॉपिक से टीचिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सरल से जटिल अवधारणाओं की ओर बढ़ना, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन ऑफ चैप्टर, यानी अध्यायों का रैंडमली उठा लेना चैप्टर को, उसको पढ़ाने लग जाना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है पूर्व आवश्यक ज्ञान की उपेक्षा करना, यानी कि जब हम टीचिंग कराते हैं तो पहले हम क्या कराते हैं, पहले पूर्व ज्ञान को हम प्रेजेंट ज्ञान से जोड़ते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ उपेक्षा यानी इग्नोर बोल रहा है कि इग्नोर करना, प्री क्वेश्चनिंग जो होती है उसको इग्नोर करना, तो ये गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो गाइस 2 होगा, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के निर्माण को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, यानी नॉलेज के निर्माण को सबसे अधिक यानी नॉलेज को बिल्ट कंस्ट्रक्शन कौन करता है, सबसे अच्छा उदाहरण बताना है इसमें। पाठ्य पुस्तकों को बिना प्रश्न किए स्वीकार करना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बिना आ गया, ठीक है, यानी टेक्स्ट बुक के बिना क्या है, प्रश्न स्वीकार कर लेना, ये तो गलत हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, ये सही है इसका बी ऑप्शन, ठीक है। जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पैसिव लिसनिंग एंड रोट रिपीटिशन, यानी यहाँ पर रटने को तो कोई स्थान ही नहीं दिया गया है टीचिंग में, ठीक है। केवल परिभाषाओं को अलग अलग याद करना, तो ये भी इसका गलत। देखो क्वेश्चन को आप नहीं भी समझ पा रहे हो ना, अगर आपको नहीं भी आता है, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो अपने आप ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, बिना प्रश्न किए स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों को बिना प्रश्न किए स्वीकार करना, तो ये तो गलत है। कोई भी टेक्स्ट बुक होती है तो उसमें क्या है, प्रश्न किए ही जाते हैं, ठीक है। निष्क्रिय रूप से सुना और रटना तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। और केवल, जहाँ पर केवल वर्ड आ जाता है ना गाइस, केवल यानी ओनली वर्ड आ जाता है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अलग अलग याद करना, तो ये भी याद करने से रिलेटेड है, तो ये भी गलत है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। ये PYQ सीरीज चल रही है ना, आप अलग से स्टडी करने की पेडागोजी की ज़रूरत नहीं है। इन PYQ को कर जाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप जितना करोगे इनको, उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप इजीली कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये PYQ है जो टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़रूर करके जाना है एग्जाम से पहले। 10th क्वेश्चन है, शैक्षणिक संदर्भ में जेंडर की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। यहाँ पर जेंडर की परिभाषा, अब देखो मैंने है ना एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें 2026 में ही जिसका एग्ज़ाम हुआ था, वो था स्पेशल एजुकेशन टीचर का, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन टीचर TGT का था वो, ठीक है। TGT के 10 क्वेश्चन थे। अब जेंडर वाला जो चैप्टर है ना, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसमें क्या है, बायोलॉजिकली डिफरेंस पूछ लिया था मेल एंड फीमेल में, और यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चाहे वो PGT का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे TGT के हो, ये जो पेडागोजी है ना, सेम लेवल रहता है। वहाँ पर यहाँ पर जेंडर से क्वेश्चन आ गया, वहाँ पर मेल एंड फीमेल का बायोलॉजिकल डिफरेंस पूछ लिया। इसमें क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है ना, तो आप क्या है, थोड़ा सा ऑप्शंस को सबसे पहले कट करना है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ऑप्शन बच गए उसमें आपको डिफरेंस करना है, क्या ये सही हो सकता है या ये। आप ये वाले PYQ कर जाएंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। TGT में 10 मार्क्स की आती है, PGT में 20 मार्क्स की आती है, तो यहीं से ये कवर हो जाएगी, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस की। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2026 में PGT के बहुत सारे पेपर हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि 20 मार्क्स की आती है, और 2025 में भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं हर TGT और PGT के। इन सारे PYQs को मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ इसी चैनल पर। तो इन PYQ सीरीज़ को आप कंप्लीटली कर गए तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, शैक्षणिक संदर्भ में जेंडर की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है जो भूमिकाओं, व्यवहारों, अपेक्षाओं को निर्धारित करती है। तो गाइज इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो जेंडर क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है जो कि भूमिका, जो रोल्स हो गए है ना, बिहेवियर हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, इसको क्या है वो निर्धारित करती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पर पुरुष और महिला की जैविक विशेषताओं को दर्शाता है, वो जेंडर नहीं है, वो सेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन, जेंडर केवल आनुवंशिक शारीरिक कारकों से निर्धारित होते, तो ये भी गलत है। जेंडर का अर्थ पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर है, तो ये भी गलत है, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है।
यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है एजुकेशन में, उसका कौन सा प्रिंसिपल है जो सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, वो बताना आपको। यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में प्रतियोगिता कराना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हर स्टूडेंट क्या है, उसकी जो एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, लर्निंग स्टाइल है, वो सब भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। या इंडिविजुअल डिफरेंस पूछा है। नेक्स्ट करना कि यह स्वीकार करना कि विद्यार्थियों की क्षमताएं, रुचियां, सीखने की गति अलग अलग होती है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है एजुकेशन में, उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो वो प्रिंसिपल ये होगा। ठीक है, कि हर बच्चे की क्या है, हर लर्नर की एबिलिटीज अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं, पेस भी अलग होते हैं सीखने के। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ के सभी विद्यार्थियों को समान अधिगम अनुभव देना, तो ये तो गलत हो जाएगा। समान अधिगम हम नहीं दे सकते हैं। कोई धीरे सीख रहा है, कोई तेज सीख रहा है, तो हम समान अधिगम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, केवल बौद्धिक भिन्नताओं पर देखो, जहां पर केवल आ जाता है ना, वो ऑप्शन अपने आप से ही कट हो जाता है। ठीक है, तो इसको केवल देख लिया आपने, तो वो ऑप्शन को जल्दी से कट कर दो, उसको तो देखना ही नहीं है। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में लैंगिक तटस्थता यानी जेंडर न्यूट्रलिटी का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी करिकुलम है जो, उसमें लैंगिक तटस्थता का सर्वोत्तम उदाहरण बताना है। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रेनफोर्सिंग बाइनरी जेंडर रोल्स, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। लिंग आधारित प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, तो ये भी गलत है। जेंडर के बेस पर कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लड़कों लड़कियों को अलग अलग कार्य देना, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग बॉयज एंड गर्ल्स को बोला है। ठीक है, समावेशी भाषा और उदाहरणों का प्रयोग करना, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। जो इंक्लूसिव लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स को क्या है, उसके थ्रू क्या करेंगे हम, करिकुलम में जेंडर न्यूट्रलिटी ला सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू ला सकते हैं, इंक्लूसिव लैंग्वेज के और एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। समावेशी भाषा समानता, सम्मान और सभी की भागीदारी को बढ़ावा देती है। इंक्लूसिव जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, वो इसी को बढ़ावा देती है, जो कि जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देती है। ठीक है, ज्ञान यानी नॉलेज के संगठन में डिसिप्लिन की भूमिका को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट है, यह केवल सैद्धांतिक जानकारी को याद करने पर बल देता है। केवल वर्ड आ गया तो ये ऑप्शन अपने आप से ही कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। केवल सैद्धांतिक जानकारी को प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि नॉलेज को, कंसेप्ट्स को, मेथड्स को, इन सब को क्या है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ऑप्शन, यह व्यवस्थित अवधारणा एवं विधियां प्रदान करता है जो अन्वेषण और समझ का मार्गदर्शन करती हैं। तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो नॉलेज है, नॉलेज के संगठन में जो डिसिप्लिन की भूमिका होती है, डिसिप्लिन की भूमिका ये व्यवस्थित करती है, व्यवस्थित अवधारणा और विधियां प्रदान करती हैं। ठीक है, जो क्या है, जो इंक्वायरी और अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से खंडित अधिगम को बढ़ावा देता है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड 4 ऑप्शन है, यह ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग को समाप्त करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जो अनुशासन संगठित ज्ञान है, वो अवधारणा, विधियां और अन्वेषण कौशल प्रदान करता है, तो यहाँ पर ये वाला 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान को संगठित करता है, उसमें अनुशासन की जो भूमिका होती है, वो होती है किस ज्ञान को संगठित करना, अवधारणाओं को और विधियों और अन्वेषण कौशल प्रदान करता है क्या, अनुशासन, डिसिप्लिन। 14th क्वेश्चन है, शिक्षा में नाटकीयकरण यानी ड्रामेटाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है। जब ड्रामा होता है ना, तो वो एजुकेशन में क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका बेनिफिट मिलता है, आना है। यह अधिगम को केवल विषय वस्तु, केवल आ गया, ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, केवल विषय वस्तु के शब्दशः पुनरुत्पादन तक सीमित कर देता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यानी आपको ड्रामा का बताना है कि ड्रामा एजुकेशन में, लर्निंग में क्या बेनिफिट देता है। सेकंड ऑप्शन है, यह सक्रिय भागीदारी, रचनात्मक संप्रेषण कौशल और गहन समझ को बढ़ावा देता है, या अन्य सभी शिक्षण विधियों का स्थायी रूप से स्थान ले लेता है। स्थायी रूप से, परमानेंटली स्थान नहीं लेता है सभी टीचिंग मेथड का, तो ये गलत है। यह केवल संवाद याद करने पर बल देता है, तो ये गलत है। ओनली डायलॉग्स को याद करना है, उसी पर बल देता है, तो ये गलत है। तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ड्रामा है उसके जो एजुकेशन में बेनिफिट हैं, वो क्या है, वो सक्रिय भागीदारी, ठीक है, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्या है, प्रोमोट करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो नाटकीकरण है, वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन अब हम रीड करेंगे।
एक शिक्षक की नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित यानी विजुअल इम्पेयरमेंट विद्यार्थी है संवेदी दिव्यांगता यानी सेंसरी डिसेबिलिटी के अनुकूल सिद्धांतों के अनुसार नए पठन सामग्री यानी रीडिंग मटेरियल प्रस्तुत करते समय सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण यानी सबसे टीचिंग अप्रोच बतानी है आपको। अगर कक्षा में, अगर क्लास में कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है यानी दृष्टिबाधित छात्र है तो उसकी जो सेंसरी डिसेबिलिटी के अनुकूल यानी उसी के अकॉर्डिंग नई पठन सामग्री प्रस्तुत करते समय आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। ठीक है, स्पर्श आधारित सामग्री का उपयोग सीमित करना यानी जो टेक्टाइल है उसका यूज करना है, जो टेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स का यूज लिमिट, तो ये तो गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, स्पर्श आधारित सामग्री का यूज किया जाता है, इसे सीमित नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंट ओनली ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन ओनली आ गया यहाँ पर, केवल श्रव्य जानकारी प्रदान करना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर केवल वर्ड है ना उसको जल्दी से ऑप्शन को कट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड मटेरियल्स इन लार्ज प्रिंट, बड़े अक्षरों में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने की गति बढ़ाना में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े अक्षरों में सामग्री सबसे उपयुक्त अनुकूलन है। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स के विकास का प्राकृतिक क्रम दर्शाता है। तो लैंग्वेज स्किल्स जो होती है वो कैसे होती हैं, सबसे पहले क्या होता है, सुनना, लिसनिंग। ठीक है, सबसे पहले एल होता है, फिर क्या होता है, स्पीकिंग होता है, एस होता है, फिर उसके बाद में रीडिंग होता है, फिर उसके बाद में राइटिंग होता है। LSRW, इस तरीके से लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सुनता है। ठीक है, लर्नर क्या है, सबसे पहले सुनता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो इसका यानी LSRW ये लैंग्वेज स्किल्स होती हैं 4। ठीक है, हर्बर्टियन शिक्षण मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो गाइज, मैंने जो TGT स्पेशल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर कराया ना, सेम हर्बर्टियन वहाँ पर फॉर्मूला पूछा था। हर्बर्टियन फॉर्मूला क्यों कहा जाता है, ठीक है, हर्बर्टियन फॉर्मूला के बारे में पूछा था। यहाँ पर शिक्षण मॉडल के बारे में पूछ लिया कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हर्बर्टियन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है, खेल के माध्यम से स्वतः अधिगम को बढ़ावा देना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, खेल पर आधारित होगी लर्निंग। ठीक है, कक्षा में शिक्षण के नियंत्रण को न्यूनतम करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित होती है। हर्बर्टियन फॉर्मूला है, जो हर्बर्टियन मॉडल है, जो ये शिक्षक केंद्रित होती है, यानी टीचर डायरेक्टेड होती है। ठीक है, विचारों की स्वतः खोज को प्रोत्साहित करना, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। है विचारों की स्वतः खोज को प्रोत्साहित करना, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट की दृष्टिकोण से हो गया। विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो कंटेंट है उसकी जो प्रेजेंटेशन होता है वो लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होती है। और हर्बर्टियन फॉर्मूला जो होता है ना, ये क्या है, टीचिंग मेथड होते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड, जो किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है, किस तरीके, ये टीचिंग मेथड होते हैं। ठीक है, जो कि 5 बताए थे, हर्बर्टियन फॉर्मूला 5 होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। तो ये जो हर्बर्टियन मॉडल जो होता है, इसमें क्या है, इसमें कंटेंट जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, यानी सिस्टमेटिक होता है, लॉजिकल होता है और वेल प्लान्ड होता है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम मुख्यतः कब होता है, यानी लर्निंग कब होती है, किसके अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रचनावादी जितने भी हैं उनके दृष्टिकोण से जो लर्निंग होती है वो कब होती है, पूर्व निर्धारित जानकारी को याद कर सही रूप से दोहराएं या अवधारणाओं को समझे बिना केवल अनुसरण करें, तो केवल आ गया, ये ऑप्शन कट हो गया। शिक्षक के निष्क्रिय रूप से तथ्य ग्रहण करना या फिर अपने अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करना, तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो रचनावादी हैं उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुभव से जब बच्चा सीखता है तो उसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अनुभव, सहभागिता और चिंतन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसका मानना था, रचनावादियों का। ठीक है, रचनावादियों का मानना था ये। जो लर्नर है उनकी लर्निंग तब मानी जाएगी जब वो क्या है, अपनी नॉलेज को बिल्ड करें, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू और रिफ्लेक्शन के थ्रू। 19th क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2012 में स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स का 2014 में नाम बदलकर क्या रखा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा।
जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में ये स्थापित किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, जो कि 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था, जिसका नाम हो गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, DEPWD। 20 क्वेश्चन है, गतिविधि केंद्रित यानी एक्टिविटी सेंटर्ड दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता क्या है। यानी एक्टिविटी सेंटर्ड जो अप्रोच है उसकी विशेषता बतानी है। विषयों का कठोर क्रम तो ये तो हो नहीं सकता, रिजिड सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स, जानकारी को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करना ये भी हो जाए, ये भी गलत हो जाएगा। केवल व्याख्यान का उपयोग करना तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी एक्टिविटी सेंटर्ड जो अप्रोच होती है वो व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच जो होती है वो करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग, व्यावहारिक कार्यों प्रत्यक्ष पर बल देती है, ठीक है। यानी जो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या है, हम करके सीख रहे हैं उसमें, व्यावहारिक कार्य कर रहे हैं उसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं उसमें, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच क्या है, ये हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं इसमें। इस प्रकार से पीजीटी केमिस्ट्री कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसी तरीके से अगर आपको कंटिन्यू सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।